स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आए हैं चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का। ये पार्ट 1 है। अभी मैंने भी लिखना भूल गया हूँ, साथ में आप इसे समझ जाइए। पार्ट 1 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सत्ता मतलब आप जैसे समझते हैं इस जो ये पार्ट है, ये बुक है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली है, मतलब समकालीन विश्व में राजनीति। तो मैं आपको बता दूं कि जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं ये विश्व स्तर की बात कर रहा है कि विश्व में ऐसे कौन कौन से सत्ता के जो केंद्र हैं जो कि अब विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। जैसे कि पहले अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध से पहले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में विश्व में उभर रहे थे, उसी तरीके से अब समाज के अंदर कौन कौन से जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उभर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था उसके लिए उन्होंने इसके परिणाम भी बहुत ज़्यादा भोगे थे, और साथ साथ मैं आपको बता दूं ये जो घातक रहा था पूरी दुनिया के लिए ही। साथ में जब सत्ता के जब वैकल्पिक केंद्र की अगर बात कर ले हम, तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही शक्ति जो थी चरम पर थी। उस समय जब शीत युद्ध का समय चालू हुआ तब दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी रही थी। और साथ में आप देखोगे कि किस तरीके से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो थे अमेरिका और वो, क्योंकि बड़ी शक्तियां थी तो वो ही सबकी नज़रों में रहते थे, तो किस तरीके से धीरे धीरे उनका पतन हुआ और अब उसके विरोध में कितनी शक्तियां खड़ी हो गई। और जिन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कर दें और लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपको तीन टॉपिक के बारे में पढ़ने को मिलेगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में से। आपको इस वीडियो के पार्ट के अंदर आपको मैं यूरोपीय यूनियन के बारे में बताऊंगा। जो आने वाले अगले पार्ट है उसके बारे में आपको मैं आसियान और चाइना के बारे में बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि मैं अगर एक साथ आपको एक वीडियो में बता दूंगा तो ये सारा जो है मिक्सअप हो जाएगा और आपकी जो है समझ में नहीं आएगा। तो मैं सबको एक एक पार्ट में क्लियर करता हुआ चलूँगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि शीत युद्ध जो था, जब चल रहा था शीत युद्ध, उसके बाद विश्व में विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, जब विश्व में शीत युद्ध चल रहा था तो अलग अलग देशों ने या फिर प्रभावशाली संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। अभी मिलेगा आपको उदाहरण, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि संगठन तथा देश जो है अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका है, अब क्या करें, उसके विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि जब देशों की जब भूमिका बढ़ जाएगी तो तुम क्या कहोगे, आप यही तो कहोगे कि अब विकल्प जो है वो बढ़ने लगे हैं थोड़े, तो ये पटल पे होने लगा। साथ में मैं आपको बताता हूँ जो सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र थे, अगर उसके लिए देखा जाए कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की अगर बात कर लें हम, तो तीन जो बेसिकली आपको अपने इसमें पढ़ने हैं वो हैं। सो आप इसमें क्या पढ़ेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र संगठन के रूप में भी उभरे और खुद सिर्फ एक देश के रूप में भी उभरे। तो मैं आपको इसमें आपको देखा जाए देश के रूप में, अगर आपके जो सिलेबस के अंदर चाइना का उदाहरण दिया गया है और आसियान और यूरोपीय संघ का जो है संगठनों के रूप में उदाहरण दिया गया है। सो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं जो आसियान है उसके बारे में आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और साथ में आप एक बार इसके मैप को ज़रूर देख लीजिए कि इसका मैप जो है वो क्या दर्शाना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या बताना चाहता है, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और क्या हुआ, उस समय अमेरिका था एक विश्व शक्ति और एक थी सोवियत संघ जो उभर गई थी। साथ साथ में क्या हुआ, ये जो देश थे वो नेटो की साइड थे, कुछ वार्ता पैक्ट के साइड में थे। तो समस्या ये उत्पन्न हो गई, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा हानि जो थी वो यूरोप के देशों को उठानी पड़ी थी। जब यूरोप के देशों को जो है हानि उठानी पड़ी तो अब उन्हें अपने आर्थिक विकास या फिर अपनी जीविका चलाने के लिए क्या ज़रूरत थी, तो उस समय अमेरिका ने आगे बढ़ करके इन देशों की मदद की। यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम था अमेरिका ने करा। जैसे कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की। साथ में उसने क्या करा, एक मार्शल योजना की शुरुआत करी, जिसे हम मार्शल योजना के नाम से आते हैं। ये 1948 में इस योजना के तहत क्या हुआ, इस योजना के तहत यूरोपीय
आर्थिक सहयोग संगठन की एक स्थापना कर दी। एक इनने एक पूरे का पूरा सहयोग संगठन बना दिया जो यूरोप की अर्थव्यवस्था को संगठन के सही करने के लिए कार्य करेगा। साथ में इसकी स्थापना तो हो गई, उसके बाद जिसके माध्यम से यूरोप के देशों की जो है आर्थिक मदद की जा सके। यह अमेरिका ने एक कदम उठाया जिससे कि वहाँ के देशों की जो है आर्थिक विकास जो है वो हो सके। तो मैं आपको जैसे कि बताता हूँ कि जो 1957 में 6 देश थे, कौन कौन से, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो था, तो क्या हुआ, रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो है स्थापना जो है गठन कर दी। और साथ में इन्होंने क्या करा, यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय का भी गठन कर लिया। अपने ने क्या बना लिया, एक संगठन बना लिया जो एटॉमिक ऊर्जा जो थी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, क्योंकि इन्हें न्यूक्लियर पावर बनना था, इसलिए इन्होंने इस संगठन की भी स्थापना कर ली साथ साथ में। और मैं आपको बता देता हूँ कि जून 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट का भी इन्होंने क्या कर लिया, गठन कर लिया। अब इन्होंने क्या करा, अभी आर्थिक डेवलपमेंट जैसे जैसे चालू हुए तो इन्होंने अपने आप को राजनीतिक तौर पे भी विकसित करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने इसके लिए एक कदम जो था ये उठाया था 1979 के अंदर, यूरोपीय पार्लियामेंट का जो है गठन कर लिया। और यूरोपीय जो पार्लियामेंट थी वो जो थी राजनीतिक फैसले लेने का कार्य करती थी, और साथ में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना भी शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा था इन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को जो है, इकोनॉमिकली तो ये मजबूत हो गई, इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली भी मजबूत करना शुरू कर दिया। तो उसमें 2-3 स्टेप आते हैं। 1948 का स्टेप आता है, और 1950 मैं बताता हूँ आपको, एक स्टेप आता है 1957 का, जिन्होंने एटॉमिक ऊर्जा मतलब यूरोपीय ऊर्जा एटॉमिक ऊर्जा समुदाय का जो है गठन कर लिया इन्होंने 1957 के अंदर 6 देशों ने मिलकर। और ये क्या बोलते हैं, संधि के माध्यम से, कौन सी संधि, लग्जमबर्ग में रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इन्होंने EEC बना लिया, यूरोपिक इकोनॉमिक कम्युनिटी बना ली इन्होंने साथ में अपनी। तो एक तो इन्होंने ये कदम उठा लिया। और 1979 में क्या करा इन्होंने, यूरोपियन पार्लियामेंट बना ली। और फिर आती है फरवरी 1992। तो फरवरी 1992 में जो इनका कदम था, इन्होंने मोस्ट्रिक संधि के द्वारा एक मोस्ट्रिक संधि करी, उसके द्वारा इन्होंने यूरोपीय संघ की जो है स्थापना कर ली। अभी तक मैं आपको जो बता रहा था कि ये टॉपिक तो यूरोपीय संघ था, पर यूरोपीय संघ की जो स्थापना होती है ये 1992 में होती है। और ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि 1992 में मोस्ट्रिक संधि के द्वारा किस चीज़ की स्थापना हुई, तो आप यूरोपीय संघ बता सकते हैं। अब पूछेगा क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हैं कि जो 1992 के अंदर मोस्ट्रिक संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। 1948 में बिल्कुल भी नहीं हुई, 1979 में बिल्कुल भी नहीं हुई। तो आपको बताना है 1992 कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब जब यूरोपीय संघ ने अपने आर्थिक विकास कर लिया, यूरोपीय संघ का गठन पूरा हो चुका, तो उसके कुछ उद्देश्य भी रहे होंगे। साथ में आज हम इस वीडियो में आपको उद्देश्य के बारे में अब बताते हैं कि ये चाहता था कि हमारी एक समान विदेश नीति हो, एक समान सुरक्षा नीति हो। जो सुरक्षा नीति हो, जितने देश यूरोपीय संघ में शामिल हैं उनकी सबकी समान हो, और उनकी समान विदेश नीति हो। वो एक भी फैसला, अगर कोई देश से अगर कोई फैसला विदेश से नीति के तहत लेने आएगा तो वो पूरी यूनियन की बात मानी जाएगी। तो क्या बोलते हैं, इसलिए जो इनका संगठन था इसलिए प्रभावशाली भी था। साथ में अगर हम बात करें आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर, इनकी सबकी सहमति और राय बहुत ज़रूरी थी। और साथ में एक समान मुद्रा का चलन था वहाँ पे, जितनी भी पूरा यूरोपीय यूनियन था वहाँ पे एक समान ही मुद्रा चलती थी। जैसे वहाँ की जो मुद्रा थी वो यूरो थी, तो वो क्या बोलते हैं पूरे में यूरो ही चलेगी, वहाँ ऐसा था। तो कहने का मतलब ये है वहाँ यूरो मुद्रा का जो था चलन था। साथ में मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो वीज़ा मुक्त आवागमन था, अगर आपको जैसे यूरोप में जाना है तो आप क्या करेंगे, यूरोपीय यूनियन का एक पूरा संगठन बना है, तो आप एक जगह का वीज़ा लेंगे और पूरे जो इनके बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, इनका बॉर्डर जो है वो बिल्कुल खुले हुए हैं। साथ में मैं आपको बता देता हूँ जो इनके बॉर्डर थे वो आप क्रॉस कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल भी वहाँ की जो खुली वीज़ा नीति जो है वहाँ चलती है। और साथ में जो वहाँ का मुद्रा का चलन है वो भी बिल्कुल यूरो है। सारे यूरोपियन देश जो थे यूरो का ही यूज़ करते हैं। साथ में मैं आपको बताता हूँ कि यूरोपीय संघ की जो है कुछ विशेषताएं भी उभर कर आती हैं, जिस तरीके से उसकी कुछ, और साथ में कमियाँ भी आएंगी। तो वीडियो के आगे में कमियाँ के बारे में बताते हैं, पहले भी हम इनकी विशेषता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साथ में मैं आपको बता देता हूँ यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग संस्था, यूरोपीय संघ ने क्या करा मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड।
यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग संगठन संस्था के को बदलकर राजनीतिक संस्था के रूप ले लिया। इन्होंने क्या करा, जब यूरोपीय संघ था इसने आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी। ये पहले ये यूरोप के देशों का साथ में विकास करना, क्योंकि अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत इनका विकास करा, तो ये सहयोग जो थे वो देते थे। तब इन्होंने क्या करा, यूरोपीय संघ ने जो है अपनी संस्था को बदलकर राजनीतिक संस्था के रूप में बदल लिया। अब ये कहिए कि अब राजनीतिक रूप से जो है विश्व राजनीति में ये अपना अहम योगदान दे रहे थे। साथ में मैं आपको बताता हूँ, यूरोपीय संघ ने क्या करा, संघ ने एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे एक विशाल राष्ट्र राज्य होता है ना, ये संगठन ने क्या करा, एक विशाल राष्ट्र राज्य बन करके कार्य शुरू कर दिया कि हाँ एक देश बन गए एक तरीके से यूरोप टाइप से। और इन्होंने खूब मतलब अपनी प्रसिद्धि इकट्ठी करनी और खूब इन्होंने इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया विश्व राजनीति के अंदर। और इनका जो है अभी बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा वो भी है। साथ में अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ कारण और कर लिए, जैसे इसका अपना झंडा है, इनका अपनी जो है स्थापना दिवस है खुद का, इनकी खुद की मुद्रा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यूरो जो है, और इनका खुद का झंडा है। तो इनको क्या बोलते हैं, इन्होंने अपने एक देश ना होकर के इन्होंने एक पूरा संगठन बनाया जिसके अंदर पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन और बहुत सारे देश, लग्जमबर्ग, पश्चिमी जर्मनी, इतने सारे देश जो थे इसके अंदर शामिल थे। और साथ में मैं बताऊं कि अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझे विदेश नीति और सुरक्षा नीति का को माना साथ में। और यूरोपीय संघ ने, मैं आपको बता देता हूँ, यूरोपीय संघ के अगर झंडे की आप बात कर लेते हैं, इनका खुद का एक झंडा है और इनका खुद का ही मतलब राष्ट्रगान भी है। तो इनके बारे में हम बताते हैं कि यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो 12 सोने के सितारों के घेरे में है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसके झंडे के बारे में। मैंने जब भी शुरुआत में वीडियो को मैं बोला था कि आप एक बार इसके झंडे को फोकस करके ज़रूर देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को। तो इसके जो झंडा है उसके अंदर सोने के रंग के 12 सितारे हैं जो कि एक घेरे में बने हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ सर्कल टाइप में बने हुए हैं। और साथ में वहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मूल मतलब ये है कि घेरे में बने हुए वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकात्मकता और मेल मिलाप का प्रतीक जो है वो माने जाते हैं कि वहाँ के लोग वह किस तरीके से मेल मिलाप की नीति का जो है मतलब वो यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो एकता और उनके अंदर समग्रता, मेल मिलाप की जो है वो हमने बहुत ज़्यादा है। सो वो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि हमने देख लिया यूरोपीय संघ जो था इतना ताकतवर कैसे बन गया, क्या कारण थे, क्या विशेषताएं थी। अब जब यूरोपीय संघ जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल तबाह जो हो चुका था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुख्य जो प्रभाव पड़ा था वो यूरोप के देशों पर पड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध का, तो वो पड़ गया। यूरोप ने अमेरिका ने उसकी जो है मदद कर दी, आर्थिक रूप से विकसित होने लगा, इन्होंने अपने संगठन बना लिए, सारी चीज़ बना ली। तो इन्होंने क्या करा, अब इनकी जो विश्व ताकत बनने के जो थी विशेषताएं वो कुछ इस प्रकार थी। इन्होंने क्या करा कि 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था जिसे हम जीडीपी के नाम से जाना जाता है वो अमेरिका से भी ज़्यादा चला गया। अब कैसे चला गया, कारण मैं बताता हूँ इसका। जब एक देश, अगर अमेरिका अकेला देश, ये पूरे संगठन के देश, अमेरिका फिर भी बहुत करता है पर इनका जो है इतने सारे देशों का संगठन है, इन्होंने अपना आर्थिक विकास करा, फिर राजनीतिक विकास करा, खुद की पार्लियामेंट बना ली, सारी चीज़ें बना ली। उसके बाद इन्होंने क्या करा और विकास करना चालू करा और इनकी आर्थिक रूप से जो ये इतने उन्नत हो गए कि 2005 में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे कि इसने अपना सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा कर लिया। और जो इसकी मुद्रा थी यूरो, जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो अमेरिकी डॉलर के लिए भी, के प्रभुत्व के लिए भी खतरा बन गई, क्योंकि जो उसकी जो डिमांड थी वो डॉलर से भी ऊपर जाने लगी। तो क्या बोलते हैं, अब जो ये खतरा था उसके लिए तो चलो खतरा मानते हैं इसे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि विश्व व्यापार में इसकी साझेदारी अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा है। जैसे अमेरिका जो करता है साझेदारी उसकी 3 गुना ज़्यादा है, इसकी विश्व व्यापार में इसकी साझेदारी जो है अमेरिका से भी 3 गुना है। बताओ क्या कर सकते हैं। अब अच्छी बात है और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव जो है यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है यूरोपीय देशों, यूरोपीय यूनियन का, वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों में पड़ता है। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो विश्व व्यापार है, एक सेकेंड, साथ में यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है के रूप में कार्य करता है। और यह एक प्रकार इसका एक सदस्य देश जो है फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद का
स्थायी सदस्य भी है। अब मैं आपको आप पूछोगे कि आपने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की जो वीटो पावर तो उसे ब्रिटेन को भी मिली हुई है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो पहले था ब्रिटेन वो अब यूरोपीय संघ का सदस्य 2016 से नहीं रहा। सो अभी आगे उसकी बात करते हैं। मैं साथ में बता देता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले यूरोपीय संघ जो था उसके अंदर ब्रिटेन भी शामिल था, उसके स्थायी सदस्यता जो था वो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के पास थी, तो उसकी बात अभी करते हैं लास्ट में। और साथ में मैं आपको बताऊं, इसके चलते यूरोपीय संघ जो है अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है यूरोपीय संघ, सही है। और मैं आपको बताता हूँ करता है, यूरोपीय संघ जो था, यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है, ब्रिटेन भी है, वो बात सही है आपकी। परंतु अभी यहाँ बात हो रही है यूरोपीय संघ की, और यूरोपीय संघ में से 2016 में ब्रिटेन जो है वो निकल चुका है। अधिराष्ट्र संगठन बनने के तौर पर यूरोपीय संघ जो था आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने के सक्षम हो गया। और साथ में देखो ये इनने क्या करा, अब यूरोपीय संघ ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। अब जिस तरीके से देश के अंदर यूरोपीय संघ की जो अच्छी अच्छी बातें थी, ताकतवर कैसे बना, वो सारी चीज़ें जानी। साथ में इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं जिस पर हम प्रकाश डालते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसकी कुछ कमजोरियां। इसकी कमजोरियों में सबसे पहली कमजोरी इसकी जो ये है, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और सुरक्षा नीति है जो बार बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। जैसे इराक हमले में इन्होंने एक दूसरे के विरोध में ये खड़े हो गए थे। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दे के बताऊँ कि जब इराक पर हमला हुआ था तो इसके जो सदस्य देश थे, कुछ तो इसके पक्ष में थे और कुछ इसके विपक्ष में थे कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इनके जो आपस में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। साथ में मैं आपको बताता हूँ, जो इनकी यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने के लिए लेकर नाराजगी है। यानी कुछ देश चाहते हैं कि हम यूरो को क्यों माने, हम अपनी करेंसी बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे कुछ जो है थोड़े बहुत देश जो है नाराज होते हैं। साथ में हम आपको बताते हैं, डेनमार्क और जो स्वीडन है, डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिक संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा दोनों को मानने से मना कर दिया है। विरोध कर रहे थे कि मॉस्ट्रिक संधि को भी हम नहीं मानना चाहते और हम यूरो को भी नहीं अपनाना चाहते। तो इनके बीच में भी कुछ मतभेद रहते हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनमें थोड़ी सी इसकी जो गलत प्रकृति मतलब छाया छूटती है। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की अच्छी बातें होती हैं उसकी बुराई भी बहुत होती हैं। साथ में यूरोपीय संघ ने कई देशों सदस्य देश अमेरिका से गठबंधन भी बना लिए। इन्होंने क्या करा, अमेरिका के साथ गठबंधन बना लिए। यूरोपीय संघ ने क्या करा, अब मैं आपको जो बात बता रहा था कि यूरोपीय संघ कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे, वो हो गई। और साथ में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक ने कहा, जनमत संग्रह कराया गया, तो ब्रिटेन को वहाँ से अलग होना पड़ा। कब होना पड़ा, 2016 में। तो एक नंबर में क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है कि यानी कि जो मैं आपको बताऊँ कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ, तो 2016 के अंदर अलग हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में आप बताने से पहले अब मैं आपको एक यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में दिखा देता हूँ। आप जैसे मैंने आपको बताया था, यूरोपीय संघ का झंडा कुछ इस तरीके से है, ये देख रहे होंगे आप सितारे वगैरह। सो इसी तरीके से है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूरोपीय संघ था ये भी बहुत बड़ा संगठन है। और साथ में हम अगले जो चैप्टर है उसके अंदर बात करेंगे चाइना की, इससे अगले वीडियो में, और आसियान की जो बात करेंगे। सो वीडियो में आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करते हैं वीडियो को लाइक करके, और कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।